इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। कैंपेनिंग के टाइम पर ओपोजिशन पर सीबीआई और ईडी का मिसयूज किया गया। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर अपने वोटर बैंक को अपीज करने के लिए बनाया था। हमारे देश में हर इलेक्शन के बाद ओपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगाती हैं कि ईवीएम हैक हो गई है। उनका मानना होता है कि किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट देने के बाद वो वोट दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है। साल 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और इंडिया के कुछ रिसर्चर्स को एक एनोनिमस सोर्स से एक रियल ईवीएम मिली थी। उन्होंने इस ईवीएम के अंदर अपना खुद का एक डिवाइस सेटअप करके एक मॉक पोल कंडक्ट करवाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे ईवीएम को हैक करके इलेक्शंस के रिजल्ट चेंज किए जा सकते हैं। ये वीडियो आज भी YouTube पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। अगर ईवीएम को हैक करना इतना ही आसान है तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के फेवर में अपनी जजमेंट क्यों दी? इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर हम बैलेट बॉक्स से ईवीएम तक की जर्नी को देखें। 1950s में जब देश में पहली बार इलेक्शन हुए, उस टाइम पर हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टी बॉक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया, जहां पर हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग बॉक्स होता था और वोटर का काम सिर्फ इतना होता था कि जिस भी नेता को उसे चुनना था, वोटिंग रूम में जाकर वो उस नेता के डब्बे में अपनी पर्ची डाल देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कैंडिडेट्स बढ़ते गए, वैसे ही इन बैलेट बॉक्सेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पेपर बैलेट मॉडल का यूज किया गया, जहां पर अब एक ही पेज पर सभी कैंडिडेट्स के नाम और उनके सिंबल मेंशन होते थे और वोटर का काम अब सिर्फ इतना था कि जिस भी नेता को उसे चुनना था, वो उसके नाम और सिंबल के आगे अपनी स्टैंप लगा देगा। लेकिन इन मॉडल्स में बूथ कैप्चरिंग और इनवैलिड वोट्स जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए साल 1977 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का आइडिया प्रपोज किया था। इसको 1982 के केरला इलेक्शंस में टेस्ट भी किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर केसेस चलते रहे और आखिरकार 2004 में ईवीएम को पैन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये ईवीएम पूरी जर्नी में 3 जनरेशंस में इवॉल्व हुई है, M1, M2 और M3। M3 अभी तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है। ये मशीन्स बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई, बिना ब्लूटूथ के चलती है, ताकि बाहर से कोई इसमें इंटरफेयर ना कर सके। इसका सॉफ्टवेयर एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप में है। इसका मतलब ईवीएम बनाते टाइम जो प्रोग्राम इसमें सेट किया गया था, वो दोबारा ओवरराइट या अपडेट नहीं हो सकता। ये M3 जनरेशन की ईवीएम को अगर कोई खोलने की कोशिश करेगा तो ये मशीन्स अपने आप इनऑपरेबल मोड में चली जाए। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम्स को हैंडल करने का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल बनाया था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इन ईवीएम्स को चेक किया जाता है। उसके बाद ये ईवीएम्स किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस पोलिंग बूथ पर जाएंगी, ये किसी को नहीं पता होता है। ये प्रोसेस एक पूरा रैंडम और कंप्यूटर जनरेटेड होता है। इसके बाद इलेक्शन वाले दिन सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स के सामने एक मॉक पोल कंडक्ट कराया जाता है। जब ये एजेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इन ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वीवीपैट को इलेक्शन सिस्टम में इंक्लूड किया गया। आपने देखा होगा, जब भी आप वोट डालते हैं तो आपको 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाई देती है। ये स्लिप इस बात का कंफर्मेशन है कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, ये वोट उसी कैंडिडेट को गया है। अब काउंटिंग वाले दिन ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाया जाता है और टोटल वोट स्क्रीन पर आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हर असेंबली एरिया में रैंडमली 5 बूथ्स को चूज किया जाता है। इन 5 बूथ्स की वीवीपैट मशीन की स्लिप्स को मैन्युअली कैलकुलेट किया जाता है और फिर इस कैलकुलेशन को ईवीएम के नंबर से कंपेयर किया जाता है। अगर कैंडिडेट ए को ईवीएम में 100 वोट्स मिले हैं, तो वीवीपैट में भी उसकी 100 ही स्लिप्स होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2019 से आज तक इस ईवीएम में एक भी मिसमैच देखने को नहीं मिला। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ओपन चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आइए और हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाइए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्यादातर पार्टीज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। किसी ने भी ईवीएम को हैक करने की कोशिश तक नहीं की। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एलिगेशन लगाना आसान है, पर सामने आकर उसी बात को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती, तो हर इलेक्शन के बाद ओपोजिशन पार्टी ये एलिगेशन क्यों लगाती है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप बस एक प्रैक्टिकल बात सोच के देखिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 2004 में ईवीएम को पैन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, अगर ईवीएम में हैक होने का कुछ स्कोप होता तो वो 2014 का इलेक्शन क्यों हारती? और अगर आज की बात करें तो करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी के पास अगर ईवीएम को हैक करने का कुछ सिस्टम होता, तो उनकी हर स्टेट में अपनी सरकार क्यों नहीं है? क्यों बीजेपी साउथ और वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस नहीं जीत पा रही? और सबसे बड़ी बात, 2024 के जनरल इलेक्शंस, अगर किसी के पास ईवीएम हैक करने का कोई सिस्टम होता तो वो अपने आप को 240 सीट्स पर क्यों सीमित रखता? ओपोजिशन पार्टीज ये एलिगेशन लगाती हैं कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर अपने वोटर बैंक को अपीज करने के लिए बनाया था।
तो बीजेपी तो वहां भी हार गई। असल बात यह है कि ईवीएम एक परफेक्ट स्केपगोट है। किसी भी नेता के लिए अपनी ग्राउंड वर्कर्स और पब्लिक को यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अपनी ईगो और पार्टी के जोश को बचाए रखने के लिए वो ये एलिगेशंस लगाती हैं। और ये एलिगेशंस कोई आज की बात नहीं है। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तब भी ओपोजिशन पार्टीज ने यही एलिगेशन लगाया था कि ईवीएम हैक हो गई है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती है जहां पर ईवीएम हैकिंग की एलिगेशन लगाई जाती है। अब ये नैरेटिव पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। अब इलेक्शन हारने पर नया नैरेटिव बनता है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। कैंपेनिंग के टाइम पर ओपोजिशन पर सीबीआई और ईडी का मिसयूज किया गया, या फिर एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि ये सभी चीजें सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आज आप एक छोटा सा काम करके देखना कि भारत में रैंडमली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को उठाना और वहां पर ओपोजिशन की एलिगेशंस को देखना, आपको पैन इंडिया में कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, एलिगेशंस लगभग सेम रहती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो पार्टी आज ओपोजिशन में रहकर सवाल उठा रही है, जब वो पावर में आती है तो उस पर भी सेम चार्जेस लगते हैं।